सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हुआ आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज का ऑडिट का सेशन फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स फॉर नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। अब सर, इस सेशन में लगभग 2 घंटे का ये सेशन था। क्या क्या लर्निंग्स निकल के आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जितने भी सीए फाइनल ऑडिट रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डिस्कस हुई वो हुई थी रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स। जैसा कि आपको पता है, सीए फाइनल नवंबर 26 की जो आरटीपीज हैं फॉर नवंबर 26 एग्जाम्स वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो ऑडिट की आरटीपी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने बताई हैं। उन्हीं अमेंडमेंट्स को सबसे पहले आईसीआई ने डिस्कस किया। अब आपके मन में सवाल, शुभम सर आप हमको अमेंडमेंट्स कब कराने वाले हो? तो जल्दी मैं आपके लिए अमेंडमेंट वीडियोस यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, ठीक है सर। इसके बाद जो हमने आपको बताया था कि पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा, ये बात भी इन्होंने आज कंफर्म कर दी। पहले एफआर के सेशन में, फिर एएफएम के सेशन में, और अब ऑडिट के सेशन में कंफर्म हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो आपके एमसीक्यूज हैं अब वो 15 एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। नाउ देयर विल बी 23 एमसीक्यूज, जिसमें से आप कहीं ना कहीं मान के चल सकते हो 16 एमसीक्यूज विल बी 1 मार्क ईच एंड 7 एमसीक्यूज विल बी 2 मार्क ईच। इस तरह से आपका गेम रहने वाला है। फिर उसके बाद इन्होंने आपको कुछ गाइडेंस दी है। सर गाइडेंस किसके बारे में? पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, पेपर राइटिंग के बारे में। जो भी 4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें अगर 4 से 5 कंप्लीट पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात मैं भी आपको बोल बोल के थक चुका हूं, आप भी सुन सुन के थक चुके हो, बट अगेन आईसीए ने इन चीजों पे क्लैरिफिकेशंस दी हैं। अब आपके मन में आएगा सर सजेस्टेड आंसर जब आता है तो सजेस्टेड आंसर में तो ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, कई बार 7-7 पॉइंट्स लिखते हैं, 8-8 पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहां इन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू करी कि हमको नहीं पता ना कि आप एग्जाम में आप कौन से पॉइंट्स लिखने वाले हो। आईसीआई को थोड़ी पता है आप कौन से 4 पॉइंट्स लिखने वाले, आप कौन से 5 पॉइंट्स लिखने वाले हो। तो जस्ट टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने आंसर्स में लिखते हैं ताकि आपके जो पॉइंट्स इससे मैच हो रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 4 से 5 पॉइंट लर्न करने हैं, भले ही आपके स्टडी मटेरियल में ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हो। फिर भी मैं आपको एज अ फैकल्टी ये बोलूंगा, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं सबको रीड जरूर कर लेना। सर ऐसा क्यों? कल को उन पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये आपसे पूछते हैं इसमें से बताओ कौन सा पॉइंट गलत है। तो वो इनकरेक्ट पॉइंट आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली रीड कर रखे होंगे, ठीक है सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, इसके लिए आईसीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ध्यान से सुनना। हमें सबको पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले लिखो रेलिवेंट प्रोविजन, फिर उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स ऑफ द केस। जनरली फैक्ट्स ऑफ द केस अगर आप देखोगे मार्किंग स्कीम में मार्क्स नहीं होते, फिर भी मैंने आपको बार बार बोला है कि कम से कम 1 से 2 लाइन में फैक्ट्स ऑफ द केस समराइज करके लिखना चाहिए। ये बात इन्होंने भी आज अपने सेशन में कही। फिर इन दोनों चीजों को इंटरलिंक करके आपने कहीं ना कहीं कंक्लूजन देना है। जब आपका आंसर इस सेंस में होगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ बातें जो मैम ने कही हैं, बीओएस मैम ने, वो मैं बता रहा हूं क्या कहा है। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आता है, बच्चा क्या करता है, ना तो क्लॉज लिखता है ना, ठीक है, जो क्लॉज होता है, जो प्रोविजंस होता है वो नहीं लिखता। फैक्ट्स क्वेश्चन में से कॉपी करके लिख देता है और सीधा बच्चा लिखता है गिल्टी या नॉट गिल्टी, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब सर अगर आपने क्लॉज मेंशन नहीं किया, अगर आपने प्रोविजंस प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करे, सिर्फ फैक्ट्स कॉपी करके लिख दिए और कंक्लूड कर दिया गिल्टी नॉट गिल्टी, हो सकता है एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे। सर स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना कंक्लूड करने की, नहीं मिलेगी। इसका सिंपल एनालॉजी ये है, कोई छोटा बच्चा भी देख के बता सकता है कि सीए ने इस क्वेश्चन में कोई काम खराब किया या नहीं किया। एनीवन कैन टेल ना कि इस पूरी केस स्टडी को पढ़ के कि सीए ने काम खराब किया है कि नहीं किया। एनीवन कैन टेल गिल्टी नॉट गिल्टी। इससे पता कैसे चलेगा आप पढ़ाई करके आए हो? हाँ सर बात तो सही है। So to differentiate between a student who has studied properly और who has studied ऊपर ऊपर से, ये इन्होंने चीज क्लैरिफाई करी है। जब आप अपना आंसर कंप्लीट लिखोगे इन ऑल सेंस तो फिर आपको स्टेप वाइज पूरे पूरे मार्क्स मिलते चलेंगे। क्या ये बात सबको समझ आती है? हाँ सर। अभी और चीजें बता रहा हूं। अब सर प्रोफेशनल एथिक्स हो गया या कारो, दोनों में क्लॉजेज आते हैं। तो एक बच्चे का डाउट था कि क्लॉज की वर्डिंग्स क्या एज इट इज होनी चाहिए, तो इस पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि सबसे पहले तो क्लॉज नंबर अगर आप याद रख सको तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी मेमोरी टेक्निक से कारो के क्लॉजेज, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेज याद कराता हूं, ये रीजन है। दूसरा, जब बात आती है वर्डिंग्स की, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली 2 बातें ध्यान रखना, मतलब वही निकलना चाहिए जो आईसीआई चाहता है। दूसरी बात, जो कीवर्ड्स आईसीआई के हैं वो कीवर्ड्स आपके क्लॉज का पार्ट बनने चाहिए।
ठीक है सर, जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्लॉज 6 से सॉलिसिट, सॉलिसिट इज अ कीवर्ड. सो इफ यू सॉलिसिट अ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क directly indirectly by capi is a keyword, circular, advertisement, personal communication, interview or any other means, you will be guilty of professional misconduct under clause 6 part 1 of first schedule. इतना याद रखना है. उसके नीचे की जो राम कहानी दे रखी है, पूरी कथा दे रखी है, डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी है, उनको रीड करके चलोगे, समझ के चलोगे, दैट इज गुड इनफ, सो दैट एटलीस्ट यू नो द प्रोविजन कि भाई जब बात आती है सीएसआर एक्टिविटी करने की, एज अ सीए हम सीएसआर एक्टिविटी कर सकते हैं, बट उसमें हम अपनी फर्म का नाम नहीं लिख सकते. अभी जो प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज है उसमें लिखा है फर्म का नाम, उसमें आप मेंशन नहीं कर सकते सीएसआर एक्टिविटी में. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस बस आपको समझ होनी चाहिए, इनका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. कल को अगर क्वेश्चन आया तो क्लॉज 6 आप कोट करो, प्रोविजन मेंशन करो, फैक्ट्स ऑफ द केस 1 और 2 लाइंस में लिखो और कंक्लूड करो बंदा गिल्टी है या नॉट गिल्टी. ठीक है सर. फिर इसके बाद मैम ने स्टडी स्ट्रेटेजी की बात करी. स्टडी स्ट्रेटेजी में क्या बोला है, आपका जो प्राइमरी फोकस है नवंबर 26 एग्जाम्स के लिए वो होना चाहिए ऑन द अमेंडमेंट्स. चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो. जितनी भी अमेंडमेंट्स आईसीआई ने अभी दी है नवंबर 26 की आरटीपी में, सारी अमेंडमेंट्स में आपके साथ डिटेल में कवर करूंगा विद फुल एनालिसिस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस. यानी उन अमेंडमेंट पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको उसके क्वेश्चंस इन वीडियोस में कवर कराने वाला हूं. अच्छा लगा इनिशिएटिव, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है सर. इसके अलावा बच्चे ने पूछा इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं कैसे पढ़ूं, तो मैम ने इसके बारे में भी जवाब दिया कि सबसे पहले आप इनको बाइफरकेट करो बिटवीन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर स्टैंडर्ड्स. उन्होंने बोला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे चलो फिर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये जो आपके अदर स्टैंडर्ड्स है ना, दे आर द गोल्ड माइन. यानी इनसे आप मैक्सिमम नंबर फैच कर सकते हो, बिकॉज ये जितने भी अदर स्टैंडर्ड्स है 800 की सीरीज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, इनमें से आपको एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. और ये जो 2 क्वेश्चंस आएंगे दीज विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन. और ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैम नहीं कह रही, आप पिछले 5 से 6 पेपर उठा के देख लो, जितने भी अदर स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए दे आर ऑलवेज डायरेक्ट नेचर. इसमें बच्चों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, सर इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दे रखी है, क्या सब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट याद रखनी है? नहीं, रिपोर्टिंग वाला पार्ट रीड करके चलो. जहां आपको मैंने क्लास में रिपोर्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराया, या रिवीजन वीडियो में भी मैंने गाइड किया होगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां आप उस पर फोकस करके चलो, बाकी सारा रिपोर्टिंग पार्ट रीड करके चलो. जो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस वाले फैक्टर्स दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन पे फोकस करके चलो. ठीक है सर. एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक फोकस रख सकते हो, और देखो इन अदर स्टैंडर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द क्वेश्चन बैंक एंड योर रीसेंट आरटीपीज एंड एमटीपीज. तो जो भी मैंने आरटीपीज एमटीपीज के सेशंस डाल रखे इस यूट्यूब चैनल पे, उनमें मैंने सारे नए क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, हर चैप्टर के, अदर स्टैंडर्ड्स के भी. उनको प्लीज इग्नोर मत करके चलना. जब भी कोई नया क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, वो यहां से बनने के हाई चांसेस हैं. ठीक है सर. अब सर व्हाट अबाउट दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसके लिए आईसीआई ने आपको एबीसी एनालिसिस दिया, जो मैं अब थोड़ी सी देर में वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. फिर सर एक बच्चे ने पूछा, जो आप सजेस्टेड आंसर देते हो उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, क्या हमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एज पर सजेस्टेड आंसर लिखना है? तो अगेन मैम ने कहा आंसर इज नो. बट अगेन सेम चीज बोलूंगा, यू शुड यूज द कीवर्ड्स विच आर गिवन बाय आईसीआई. इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मिस स्टेटमेंट लिखना है तो मिस स्टेटमेंट ही लिखो, आप इसकी जगह मिस्टेक नहीं लिख सकते. ठीक है सर. 100 बात की एक बात यही है, जो आपका आंसर का मतलब है वो आईसीआई जैसा होना चाहिए, एंड उसमें आप कीवर्ड्स इंक्लूड करो, दैट इज मोर देन इनफ. तो जो मैंने कीवर्ड्स आपको कहते हैं ना, हाईलाइट करके दे रखे हैं आपकी बुक में, रेड से मार्क करा रखे हैं. जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास नोट्स बनाए उनको मैं अगेन रेड से लिखवाता था. दोज आर योर कीवर्ड्स व्हिच शुड बी प्रॉपर्ली देयर इन योर आंसर. ठीक है सर. फिर उसके बाद मैम ने कहा स्टिक टू सिंगल मटेरियल. ठीक है, वैसे मैम के साथ एक सर भी थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये बातें बोली हैं, सिंगल मटेरियल. और उन्होंने सही शब्दों में, क्लियर शब्दों में कहा, शुभम सर के जो नोट्स हैं दे आर द बेस्ट. मजाक करो, ऐसा बोल सकता है आईसीआई? ठीक है, खुले में आके भाई साहब बीबी वर्चुअल की प्रमोशन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता ना. ऑब्वियसली वो ये बोलेंगे आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर करो, दैट इज द बेस्ट. बट यार हमारे भी जो नोट्स हैं वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही बने हैं. ठीक है, बस उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बेटर ब्यूटीफाई कर रखा है, बेटर प्रेजेंट कर रखा है, स्टूडेंट फ्रेंडली बना रखा है, ताकि आपको एक जगह सारी चीजें ठीक से मिल जाए इन अ बेटर स्ट्रक्चर्ड मैनर. दैट्स इट. ठीक है, मेन पॉइंट इससे यही सीखने वाला है, एक मटेरियल पे फोकस करो. इससे क्या होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक थिंग है, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाती है.
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको समझ आता है अच्छा ये लेफ्ट पेज पे लिखा था, ऊपर की तरफ लिखा था, आपको वो पॉइंट्स रिकॉल होते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। सो मेन फोकस है सिंगल मटेरियल पे फोकस करो, जो भी मटेरियल आपको ठीक लगे। मैं तो ये बोलूंगा भाई टचवुड आर मटेरियल इज द बेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। इवन आईसीआई ने जो स्टडी मटेरियल में एग्जांपल्स दे रखे हैं वो भी हमने एलिमिनेट नहीं करे, क्योंकि आईसीआई उस पे एमसीक्यूज बना के एग्जाम में पूछ रहा है पिछले 3 से 4 एग्जाम से, ठीक है। एंड आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी इन दिस मटेरियल, ठीक है सर। क्या बढ़िया प्रमोशन करते हो। उसके बाद आईसीआई ने कहा मॉक टेस्ट जरूर देना, और मॉक टेस्ट आपको एज पर द लेटेस्ट पैटर्न देना चाहिए। तो आईसीआई के खुद के मॉक टेस्ट पेपर अभी सितंबर में आने वाले हैं, डेफिनेटली आपको ये एमटीपीज देने चाहिए। मैं तो हमेशा से ये बिलीव करता हूं कि आईसीआई के एमटीपीज बेस्ट है, बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे कोई थर्ड पार्टी टेस्ट सीरीज लेनी है जहां मुझे चीजें थोड़ी बेहतर इवेलुएट होके मिले, मुझे थोड़ी गाइडेंस मिले, तो अगेन बीबी वर्चुअल्स में वी हैव अवर प्रेप टेस्ट सीरीज, आप उसका इनरोलमेंट करके चल सकते हो। ऑडिट के लिए मैं खुद ओवरव्यू करता हूं कि भाई जो भी टेस्ट बन रहे हैं वो एज पर आईसीआई गाइडेंस हो, एज पर द आईसीआई पैटर्न हो, एंड अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी को फॉलो करके वी आर गोइंग टू गिव यू द मॉक टेस्ट, ठीक है सर। इस सब के बाद अच्छा मैं मॉक टेस्ट को लेके एक बात और क्लेरिफाई कर दूं, अगर आप ऑडिट के बैच स्टूडेंट हो, फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, आपको फ्री मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन फैसिलिटी मिलेगी मेरी तरफ से। यानी जो ये आईसीआई मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले सितंबर में, अक्टूबर में, ठीक है, इन मॉक टेस्ट की मैं आपको फ्री इवैल्यूएशन फैसिलिटी दूंगा अपनी तरफ से, दैट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ योर बैच, ठीक है। तो आपको ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग टेस्ट सीरीज लेने की नीड नहीं है, ठीक है सर। एंड आई थिंक सेम चीज एफआर के लिए भी रहेगी, आकाश सर आपको मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन फैसिलिटी देंगे, एंड आई थिंक सेम चीज बीबी सर की तरफ से भी रहेगी कि वो आपको डीटी के लिए भी देंगे, ठीक है। ऐसे तो आईडीटी और एएफएम का भी होना चाहिए, उसके लिए मुझे एक बार वलिम्बे सर और संकल्प सर से एक बार बात करनी पड़ेगी, मोस्टली वो भी देंगे, ठीक है सर। अब आईसीआई ने पहली बार एबीसी एनालिसिस की बात करी है, मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से गाइड करता हूं, प्लीज फोकस करना। इन्होंने कहा कि जो आपके कैटेगरी ए है उसमें कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, इवन आई एग्री विद आईसीआई। एसक्यूसी व्हेन एसए 220 हर बार क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का मिनिमम एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक एमसीक्यू और एक मेन क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे 520 मेरे को तो नहीं दिखा पिछले 4-5 एग्जाम से, बट हाँ क्योंकि नहीं दिखा हाई चांसेस है अगले एग्जाम में दिख जाए। फिर ऐसे 540, 600, 610, 620, 600 की ओवरऑल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इंटर में इसको उतनी इज्जत नहीं मिलती, तो फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पिछले 4-5 एग्जाम्स का एनालिसिस देखा जाए, दीज स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 300 का फिर भी मैं बोलूं प्लानिंग का इतना कोई क्वेश्चन सीए फाइनल लेवल पे नहीं दिखता, बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। फिर स्टैंडर्ड्स में सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड यानी 700 की सीरीज अच्छे से करनी चाहिए, वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर योर एग्जाम्स, तो पहली प्रायोरिटी पे इसको करके चलो। फिर प्रोफेशनल एथिक्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, 18 to 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स की वेटेज एग्जाम में रखते हैं, और बहुत आसान होता है इसमें नंबर लाना अगर आपने चीजें अच्छे से समझ रखी है और क्लॉजेज वगैरह याद कर रखे हैं, ठीक है सर। लास्ट में कारो 2020 हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे या एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा, मिनिमम 5 to 6 मार्क्स के आपको इसके क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो पहली प्रायोरिटी पे तो जो मैंने पीला पीला किया इनको तो आपने करके चलना ही चलना है, ठीक है, लड्डू पीला, ठीक है सर। फिर कैटेगरी बी की जब बारी आती है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी स्टैंडर्ड्स करने हैं। आपको यही तो प्रॉब्लम है ना, इतने सारे स्टैंडर्ड है, कब क्या कैसे करूं, इनको पहली प्रायोरिटी पे करो, ठीक है सर। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे क्या करो, ये जो 200 की सीरीज है इसको पकड़ लो 402 के साथ, बिकॉज 402 अगेन एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सिर्फ फाइनल लेवल पे इंटर लेवल पे नहीं है, फोकस करके चलना। फिर 500 की सीरीज में इन्होंने इनिशियल जो स्टैंडर्ड्स हैं 500 से लेके 550 तक ये दिए, इनको अच्छे से करके चलो। इसमें से भी मैं अगर मैं आपको बताऊं 500, 501, 505, 510, इनको पहली प्रायोरिटी पे अच्छे से करके चलो, देन 530, 550 ऑल्सो 2-2 पेज के स्टैंडर्ड है, आराम से आप मैनेज करके चल सकते हो। मतलब वही है जो दे रखा है पीले में उसको करो। ये जो मैंने हरा हरा मार्क करा है, मेरा ये मानना है ये तो कैटेगरी ए के लेवल का है, क्योंकि हर बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। ईएसडी एसडीजी का हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, 4 नंबर डिस्क्रिप्टिव, 2 नंबर एमसीक्यू। इसके अलावा पीएसयू डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, कोई इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखो, 4 नंबर जेब के अंदर। फिर ड्यू डिलीजेंस फॉरेंसिक को पहली प्रायोरिटी पे करो, इन्वेस्टिगेशन को सेकंड प्रायोरिटी पे, ग्रुप ऑडिट पहली प्रायोरिटी पे, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक टू योर ऑडिट ऑफ सीएफएस। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एफआर में बनाते हो उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसको अगेन पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए। देन बैंक और एनबीएफसी ऑडिट में मुझे लगता है इस बार के एग्जाम के लिए एनबीएफसी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, तो बैंक और एनबीएफसी ऑडिट को पहली प्रायोरिटी पे एंड बैंक ऑडिट को सेकंड प्रायोरिटी पे।
इनसे मुझे लगता है बताने में कुछ स्टैंडर्ड मिस हो गए। ये स्टैंडर्ड भी भाई इंपॉर्टेंट है। 570 का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। 560 का जो क्वेश्चन है काफी टाइम से नहीं आया, तो चांसेस है आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि जब 500 की सीरीज कर रहे हो तो इसको भी लगे हाथों अच्छे से करना चाहिए। अगेन 2-2 3-3 4-4 पेज में स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, वेरी इजी टू स्कोर। ठीक है, सी कैटेगरी में ऐसे इन्हें कुछ नहीं दिया, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो मेरी बात सुनना, इधर देखो। यस सर, इस वीडियो में आईसीएआई ने बस आपको इतना बताया है कि ऑडिट को जितना आप अपने माइंड में बड़ा बना रहे हो उतनी टेंशन वाली चीज नहीं है। अगर आपने सबसे पहली प्रायोरिटी पे चीजें समझ रखी हैं, लर्न करना अपने आप आसान हो जाता है। वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट यस चीजों को अच्छे से समझ के चलो, अकॉर्डिंगली चीजें फ्रेम करो इंग्लिश में। जो आईसीएआई ने कीवर्ड्स वगैरह दे रखे हैं, जो ऑडिट की वोकेबलरी होती है वो आपको अपने आंसर में यूज करनी चाहिए। क्लॉज नंबर याद रखने से, उसको प्रोड्यूस करने से एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनता है, तो उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड रही बात एमसीक्यूज की, अगेन अगर आप एक अच्छा मटेरियल कवर कर रहे हो जो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा स्टडी मटेरियल कवर कर रहे हैं, उतना काफी है। कहीं ना कहीं आप एमसीक्यूज में भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। बात समझ आ रही है? हाँ सर। एंड अगेन पूरा सिलेबस एक साथ देख के डर नहीं जाना। आपने क्या करना है, डिवाइड एंड रूल, एक एक करके टॉपिक्स उठाते जाओ, कवर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एंड इन्होंने एक अच्छी बात और मुझे लगी जो बोली सेशन में, रोज आपको ऑडिट को 2 से 3 घंटा पढ़ना चाहिए। यानी आप एक्सक्लूसिव रिवीजन तो करो जैसे आप एफआर एएफएम के करते हो कि 10 दिन 5 दिन 3 दिन देके, या 12 दिन 6 दिन 3 दिन देके, वो एक्सक्लूसिव रिवीजन तो रहनी चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ योर ब्रेन एनालाइजेस कि मुझे पूरा ऑडिट एक साथ कैसे पढ़ना है। बट इसके अलावा भी आपको ऑडिट के साथ टच में रहना चाहिए। अगर आप रोज 2 से 3 घंटे पढ़ोगे, यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ ऑडिट। एंड अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं ना, ये बात उन्होंने सेशन में नहीं बोली बट मैं बता रहा हूं, ऑडिट ही है वो सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम में पास कराएगा। एफआर और एएफएम बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर बच्चा पढ़ लेता है, उसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। बट अगर आपको वो टॉप 10% में आना है, वो टॉप 15% में आना है, तो वो करना पड़ेगा जो मेजोरिटी नहीं कर रही। सर मेजोरिटी क्या नहीं कर रही? ऑडिट नहीं पढ़ रही। तो अगर हम मेजोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो मेजोरिटी रिजल्ट का पास पार्ट बनेंगे, और मेजोरिटी क्या करती है? एग्जाम क्लियर नहीं करती। तो अगर आपको माइनॉरिटी का पार्ट बनना है, टॉप 10 से 15% में आना है, अब आप समझदार हो, आपको पता है क्या करना चाहिए, ऑडिट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। 2 घंटे का सेशन था, मैंने पूरी कोशिश करी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी 17 मिनट्स 30 सेकंड्स ऑलमोस्ट हो गए, मैं इन चीजों को आपके लिए समराइज कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, मुझे पता चलेगा आपको इस तरह की और गाइडेंस वीडियोस चाहिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिकॉज जितना मैं आपके साथ ऑडिट को लेकर रिलेट कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। ठीक है, सो मैं रोज ऑडिट जीता हूं, इंटर और फाइनल को मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, तो आई नो व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही हंसते खेलते मिलाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।